हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास विस्टा। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 बोर्ड्स के लिए पूरा वन शॉट लेक्चर्स में कंप्लीट। और इस सीरीज का पहला लेक्चर और आज का लेक्चर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस। इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ कवर करेंगे वन शॉट में। तो पहले शुरू करते हैं प्रिपरेशन से। प्रिपरेशंस हम लोग हेडिंग डाल लेंगे कि हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन से। रुको, मैं इसको मिटा देता हूँ और हेडिंग डाल लेता हूँ प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस पहले हम लोग हेलो एल्केन यानी मतलब चेन जो होता है, चेन कंपाउंड्स, उसका प्रिपरेशंस देखेंगे। सो पहला जो प्रिपरेशंस है वो है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल मतलब ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप रहने वाला कंपाउंड्स में से। तो ओ एच ग्रुप रहने वाला जो भी चेन कंपाउंड्स होगा, आर ओ एच, ठीक है, उसमें अगर हम कुछ कुछ रिएजेंट्स है वो डाल देंगे तो ये जो ओ एच है ये सब्सटीट्यूट होके ये निकल जाएगा और उसमें वो हैलोजन एलिमेंट जो एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट करते हैं हैलोजन को, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है वो है लूकस रिएजेंट, मतलब ZnCl2 प्लस HX। इसको हम बोलते हैं लूकस रिएजेंट, ZnCl2 को। इसको हम बोलते हैं लूकस रिएजेंट। और ये जो HX है, ये HX है वो बहुत कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन के साथ हैलोजन एलिमेंट कैरी करने वाला कंपाउंड, जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, HI हो गया, ये सब आ सकता है। कॉमनली HCl, HBr, HF ही यूज होता है। HI भी कभी कभी यूज हो सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये OH पोर्शन जो है वो निकल जाएगा और X पोर्शन रिएजेंट से, अगर HCl कैरी कर रहा है तो क्लोरीन पोर्शन, HBr है तो ब्रोमीन पोर्शन, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। जैसे बन जाएगा वो RX। अगर HCl है तो वो बन जाएगा RCl। अगर HBr है तो वो बन जाएगा RBr। फिर नेक्स्ट है PX3। PX3 मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ कंपाउंड है कोई भी हैलोजन एलिमेंट का, जैसे PCl3, PBr3। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये दोनों है। PCl3 उससे भी ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है। PX3 में भी सेम ही होगा, एक सब्सटीट्यूट होके एक्स ग्रुप आ जाएगा, OH सब्सटीट्यूट होके एक्स ग्रुप आ जाएगा। फिर उसके बाद है रेड फॉस्फोरस प्लस X2। X2 भी Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, F2 हो सकता है। अगर X2 है वो सब्सटीट्यूट होके OH में, OH के बदले में आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे भी RX ही आएगा, अगर यहाँ पे Br2 था रेड फॉस्फोरस के साथ, यहाँ पे अगर Br2 था तो वहाँ पे RBr आ जाएगा, Cl2 था तो RCl आ जाएगा। फिर क्लोरीन का दो स्पेसिफिक है, एक है PCl5, उसमें सिर्फ क्लोरीन ही आएगा, RCl, Br5 करके कोई कंपाउंड नहीं है। और है एक SOCl2, RCl। ठीक है, SOCl2 बहुत कॉमनली यूज्ड है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज होता है इसको। और एक स्पेशल नाम भी है, इसका नाम है डार्जन प्रोसेस। अगर अल्कोहल में SOCl2 से अगर क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो रहा है तो उसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। ये हमको बोर्ड्स के लिए नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, किसी को हार्म नहीं किया अभी तक, तो इसलिए फिर ये सब है अल्कोहल से हेलोएल्किन बनाने का तरीका, प्रिपरेशंस का। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन से। मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन, इन सब से कैसे हेलोएल्केन बनता है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है नंबर 2 है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी दो पार्ट होगा। हाइड्रोकार्बन में पहला पार्ट होगा, नंबर ए होगा एल्केन से।
एल्केन, ANE, मतलब सब सिंगल बॉन्ड। जैसे कि, और यहाँ पे रिएजेंट होगा, रिएजेंट के बारे में भी एक साथ ही बात कर लेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। अगर हम लोगों ने ये कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH3, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला रिएजेंट यूज कर लिया, क्लोरीन, उसके साथ UV लाइट, अगर ये वाला हम लोगों ने यूज कर लिया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्लोरीन का कोई भी हाइड्रोजन के बदले में। यानी अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और क्लोरीन उसके जगह ले लेगा। यहाँ से अगर जाएगा तो सेम ही चीज़ है। क्वेश्चन में कभी कभी ये क्लोरीन यूवी लाइट के बदले में क्लोरीन एच न्यू दे सकता है या फिर ब्रोमीन एच न्यू दे सकता है, तो कंफ्यूज हम नहीं होंगे। हमको पता है कि अगर क्लोरीन एच न्यू, क्लोरीन यूवी लाइट, ब्रोमीन एच न्यू, ब्रोमीन यूवी लाइट, ऐसा कुछ आएगा तो जहाँ जहाँ पे यूनिक हाइड्रोजन्स है वहाँ वहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के उस क्लोरीन एटम को डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सोच लूँ कि ये वाला नहीं, सिर्फ ये एक ही, और एट अ टाइम सिर्फ एक ही होगा, तो अगर हम सोच लूँ कि अगर हमने सोच लिया कि इस कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन है वहां से एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग वहां पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो कैसे होगा? ऐसे होगा। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। लास्ट में जो CH3 है वहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो बन जाएगा CH2, और एक हाइड्रोजन चले जाने की वजह से एक हैलोजन आ जाएगा, क्लोरीन। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा इस कार्बन में, तो इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन है, तो वहां से अगर एक हम लोगों ने हटा दिया, अगर उसको हम लोगों ने CH बना दिया, तो वहां पे एक क्लोरीन आ सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर हम लोगों ने ये सोच लिया कि यहाँ पे नहीं, लास्ट वाले में डालेंगे, लास्ट वाले में डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, अगर यहाँ पे डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? फिर से ये वाला ही आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 यूनिक कार्बन है, एक है ये और एक है ये, और इन दोनों में कोई भी हाइड्रोजन को हटा के हम लोग क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी हेलोजन एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ब्रोमीन रहने से हम ब्रोमीन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब 2 पोजीशन में 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि 2 यूनिक कार्बन एटम है जहां पे हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हो गया एल्केन। अब हम देखेंगे एल्कीन, मतलब डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल भी यूज होता है। तो देखेंगे अगर हम एल्कीन से करेंगे, एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड, तो क्या होता है? अगर हम लोगों ने सपोज ले लिया है ये वाला कंपाउंड CH3 CH और CH2, और हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया HX। HX कुछ भी हो सकता है, HX कैन बी HCl, HX कैन बी HBr, वो HF भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर HX दे दिया, सिर्फ HX दिया, कोई और रिएजन नहीं, तो यहाँ पे जो कंपाउंड आएगा वो आएगा इसको तोड़ने के बाद सब्स्टिट्यूशन, मतलब HX 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो गया H हाइड्रोजन, और एक हो गया X मतलब हैलोजन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसका नाम है मार्कोव निकोव रूल। मार्कोव निकोव रूल, मार्कोव निकोव रूल यहाँ पे यूज होगा। मार्कोव निकोव रूल क्या कहता है? मार्कोव निकोव रूल कहता है कि जो H पार्ट है, HX तोड़ने के बाद जो H पार्ट होगा वो जाएगा उस कार्बन में जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब ये समझ लो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये तो टूट जाएगा। अगर ये टूट गया तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, दिख रहा है, और इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 2।
तो मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है, ये जो हाइड्रोजन है HX में से जो हाइड्रोजन आ रहा है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये जो एक्स एलिमेंट है, हेलोजन एलिमेंट है, वो जाएगा उस कार्बन पे जहां कम है, कम हाइड्रोजन है। मतलब प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म होगा CH3 CH CH2, ज्यादा हाइड्रोजन जहां पे है वहां पे लग जाएगा H, जहां पे कम है वहां पे लग जाएगा वो X पार्ट। समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यही कंपाउंड ले लिया CH3 CH2, उसमें HCl डाल दिया, तो HCl तोड़ के तो H और Cl दो अलग अलग पार्ट में, दो अलग अलग पार्ट बन जाएगा। तो CH के साथ चला जाएगा Cl, और CH2 के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होके बन जाएगा CH3। प्रोडक्ट होगा ये वाला। लेकिन इसका भी एक एंटी रूल भी है जिसका नाम है एंटी मार्कोव-निकोव रूल। उसमें क्या होता है? उसमें होता है, अगर ये हो गया मार्कोव-निकोव रूल, मतलब जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है उस कार्बन में जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर यही कंपाउंड CH3 CH CH2, इसमें हम लोग HX डाल देंगे, लेकिन उसके साथ पर ऑक्साइड डाल देंगे, पर ऑक्साइड, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो सकता है H2O2, ऐसा कुछ पर ऑक्साइड अगर डाल देंगे तो वहां पे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जहां पे कम जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे लग जाएगा एक्स ग्रुप, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे लग जाएगा एक एच। इस रूल का नाम है एंटी मार्कोव निकोव रूल, एंटी मार्कोव निकोव रूल या एंटी मार्कोव निकोव एडिशन। एंटी मार्कोव निकोव एडिशन में क्या होता है कि ये जो HX टूटेगा उसमें से H पार्ट है वो कम कम हाइड्रोजन जहां पे है वहां पे जाएगा, और ये जो X पार्ट है वो उस हाइड्रोजन में जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, उस कार्बन में जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल में इसका उल्टा होता था, एंटी मार्कोव-निकोव रूल में ऐसा होता है, किसके प्रेजेंस में होता है? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। यानी प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH3 CH, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आएगा हेलोजन क्लोरीन, सॉरी हेलोजन एलिमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन मेंशन नहीं किया, तो X यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा H। एग्जाम्पल, अगर इसी में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम लोगों ने HBr डाल दिया और पर ऑक्साइड डाल दिया, पर ऑक्साइड डाल दिया, तो ये प्रोडक्ट आएगा CH3 CH CH2, Br ऐड हो जाएगा लास्ट में हेलोजन, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2। ये प्रोडक्ट आएगा अगर पर ऑक्साइड रहेगा, यानी एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन। एंटी मार्कोव-निकोव को और एक भी रूल है, और एक भी उसका नाम है, वो परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट। जैसे पर ऑक्साइड रहने से ही होता है इसलिए उसका नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट, या फिर खाराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट, खाराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया, हम लोगों ने अभी तक तीन ही पढ़ा है। एक हो गया अल्कोहल से, एक हो गया एल्केन से, एक हो गया एल्कीन से। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज मतलब एक हेलोजन ऑलरेडी रहेगा और एक दूसरा हेलोजन उसका जगह ले लेगा, हेलोजन के बीच एक्सचेंज हो जाएगा। तो नंबर 3 डाल के लिखेंगे हम लोग हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास ऐसा कुछ हेलोजन है, RCl है या फिर RBr है,
उसमें हम लोग अगर ऐड किया NaI, RCl प्लस Na या RBr प्लस Na, कौन से मीडियम में? ड्राई एसीटोन में। ड्राई एसीटोन में अगर हम लोगों ने ऐड किया तो ये क्या होगा, ये जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है ये एक हैलोजन है, और यहाँ पे जो आयोडीन दिख रहा है ये एक हैलोजन है। हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन ये दोनों चला जाएगा और ये आयोडीन जो है वो उसका जगह ले लेगा। प्रोडक्ट बन जाएगा RI प्लस आइदर NaCl बन जाएगा अगर क्लोरीन रहा तो, या फिर NaBr बन जाएगा अगर ब्रोमीन हम लोगों ने यूज किया हो तो ये बन गया एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन, इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये हो गया एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मेंशन भी हम लोग के एनसीईआरटी में है, जैसे कि अगर हम लोगों ने RCl या RBr से ही फिर से शुरुआत करेंगे, बी नंबर RCl या RBr, उसमें अगर हम लोगों ने AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड, उसमें अगर हम लोगों ने AgF कई कई जगह पर AsBF3 भी मेंशन किया हुआ है, AsBF3 भी मेंशन किया हुआ है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि AsBF3 भी कई कई जगह पे मेंशन किया हुआ है। अगर AgF डाल देंगे तो ये जो ब्रोमीन है या क्लोरीन है ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, और ये जो फ्लोरीन है ये हैलोजन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा RF और फिर आइदर AgCl आएगा अगर Cl था तो पहले, या फिर AgBr आ जाएगा अगर Br था तो पहले। इस रिएक्शन का भी एक नेम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टाइन और श्वार्ट्ज रिएक्शन डायट क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब ये हो गया, ये तीन हो गया चेन, चेन जो मॉलिक्यूल्स होता है स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स, उनमें ये प्रिपरेशन हो गया। अभी जो एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स है मतलब हेलो एरिन्स प्रिपरेशन का, वो कैसे होगा? वो हम लोग डायरेक्ट फोन नंबर दे के डाल देंगे कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन से भी हो सकता है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो सकता है, मतलब किसी का सब्सटीट्यूशन नहीं। अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट किया हाइड्रोकार्बन वाले में, अल्कोहल को सब्सटीट्यूट किया अल्कोहल वाले में, हेलोजन एक्सचेंज भी कर लिया। हेलो एरिन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन में या फिर कोई भी साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो भी है, 6 मेंबर हो सकता है, 5 मेंबर हो सकता है, 7 मेंबर हो सकता है, उसमें डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी कभी कभी हो सकता है। जैसे कि बेंजीन में कर यहाँ पे हम क्लोरीन और AlCl3 डाल देंगे तो प्रोडक्ट आएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। और अगर यहाँ पे हम लोगों ने ब्रोमीन और FeBr3 डाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन, मतलब Br का एडिशन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ये दो प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, मतलब कोई भी किसी का भी सब्सटीट्यूट नहीं हो रहा है, हेलोजिनेशन हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। अभी नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेक्स्ट प्रिपरेशन है जहां पे थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन होगा। जैसे कि हम लोग
इसको बोलते हैं फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट या डायजोनियम आयन या डायजोनियम कुछ भी। कैसे होगा? इसका शुरुआत होता है रिएक्शन का एनिलीन से, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, एमाइन ग्रुप, एनिलीन। अगर एनिलीन में हम लोगों ने NaNO2 और HCl डाल दिया और बहुत ही ठंडा कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया, तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, बहुत ही जगह पे यूज होगा। इसको अच्छे से ध्यान से अपने मन में बिठा लो। N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट या फिर क्लोराइड, करेक्ट नेम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें अगर तुम लोगों ने CuCl डाल दिया या फिर CuBr डाल दिया, तो डायरेक्ट ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप चला जाएगा। उसके बदले में ये हेलोजन आ सकता है या फिर ये हेलोजन पोर्शन आ सकता है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा आइदर क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। ये दो प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने नंबरिंग गलत कर दिया, ये हो गया 5th नंबर। ये 5 जो है, ये 5 है प्रिपरेशन, 3 है चेन, स्ट्रेट चेन का, 2 है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स। नेक्स्ट हम जाएंगे रिएक्शंस में। रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। सो रिएक्शंस में हम पहले ही देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो चीज याद रखना पड़ेगा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये होगा। और एक होगा एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब हम एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे कि हम लोगों का ये आ गया, अगर हम लोगों ने ले लिया CH3CH2Br और उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो एक्चुअली क्या होता है, ये KOH है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक K पार्ट और एक OH पार्ट। ये K पार्ट इस Br को ले लेगा और ये OH पार्ट एक H को ले लेगा, यहां से एक H को, 1H, ठीक है, यहां से 1H को ले लेगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और ये बन जाएगा KBr। जब ये बन गया तो मतलब यहां से एक H चला गया, यहां से Br चला गया, तो क्या करेगा, यहां से एक H, यहां से एक H यहां आ जाएगा और इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2CH2। तो मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का पहला कंडीशन है कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होना पड़ेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होना पड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से एक H एक Br चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ तक फोल्ड हो जाएगा तो
डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बी आर चला जाएगा और ये बी आर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे याद रखेंगे कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हम लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखना एल्कोहलिक KOH का इंपॉर्टेंस। एल्कोहलिक KOH डबल बॉन्डेड फॉर्मेशन कराता है और एक्वस KOH वो बाद में देखेंगे, अगर जब जब भी आएगा तो एक्वस KOH OH का सब्सटीट्यूशन कराता है, जब आएगा वो हम लोग तब पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। नेक्स्ट नंबर 2 होगा रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, अगर हेलो एल्केन Mg के साथ रिएक्ट करता है, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है एक कंपाउंड का जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारे रिएक्शंस में हम यूज करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? वो होता है, पहले हम एक हेलो एल्केन को ले लेंगे RX, उसमें अगर हम लोगों ने मैग्नीशियम दे दिया और मीडियम रखा है ड्राई ईथर रखा है, तो हम लोगों का फॉर्मेशन हो जाता है RMgX, यानी इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है, जो कि बहुत सारा अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन इसका फॉर्मेशन होता है ऐसे, हेलो एल्किन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करना पड़ता है ड्राई ईथर कंडीशंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसको हम लोग मिटा देंगे। फिर नेक्स्ट है सोडियम के साथ। सोडियम के साथ क्या करता है? सोडियम के साथ एक्चुअली 3 रिएक्शंस करता है, हम देखेंगे एक एक करके। सोडियम के साथ पहला रिएक्शन है, सॉरी ये बी नंबर होगा। सोडियम के साथ क्या क्या रिएक्शंस होता है? सोडियम के साथ पहला रिएक्शन है, उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। उसमें क्या होता है? RX रहता है, फिर सोडियम रहता है, फिर एक RX ग्रुप रहता है, यानी 2 RX ग्रुप रहता है, इसलिए 2 के लिए 2 सोडियम हम लोगों ने ले लिया। ये क्या करता है? ये सोडियम, इस RX ग्रुप को मैं ऐसे लिखता हूं, इस RX ग्रुप को मैं लिखता हूं ऐसे। ठीक है, अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्या करता है? ये X को ले लेता है और 2 सोडियम है, इसलिए 2X को ही वो ले लेगा। ठीक है, ये ले लेगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बना देगा। ठीक है, और बचा रहेगा क्या? R और R, इन दोनों में कपलिंग हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल, अगर हम लोगों ने ले लिया CH3Br, 2 सोडियम मेटल, और सेम कंपाउंड और एक बार लेते हैं BrCH3। तो ये क्या करेगा? ये पोर्शन तो अलग हो जाएगा, ये पोर्शन हो गया अलग, प्रोडक्ट्स आएगा ऐसा CH3 एक एल्केन, कपलिंग एल्केन, और बन जाएगा 2NaBr। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम वुड्स रिएक्शन। अब ऐसा ही सेम मैकेनिज्म होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी, ठीक है, सेम, वो सोडियम के साथ ही रिएक्ट करता है और ये कपलिंग बना देता है। जैसे अगर हम लोगों ने ले लिया एक बेंजीन, जहाँ पे एक हेलोजन एलिमेंट है, यानी ब्रोमोबेंजीन ले लिया, यहाँ पे हम लोग ने हेलोजन ही दे देता हूँ, कॉमन जो है। ठीक है, वहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, और यहाँ पे एक और सेम कंपाउंड ले लिया, तो ये इन्हें क्या करेगा?
ये दोनों को ले लेगा और इन दोनों ब्रोमीन के बीच हो जाएगा कपलिंग। ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। रुको, ये अच्छा नहीं हुआ ये बेंजीन, फिर से बना लेता हूं मैं। ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, ठीक है। एक हो गया वुड्स रिएक्शन, जो कि है ऐसा, ये था वुड्स रिएक्शन। अब हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोगों ने देख लिया फिटिग रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ ऐसा ही कपलिंग होता है, वो है वुड्स रिएक्शन। और वो है वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन का मिक्स। मतलब ऐसा अगर एक कंपाउंड रहता है स्ट्रेट चेन, दो सोडियम, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ रहता है, तो अभी ये सोडियम क्या करेगा, ये एक्स लेगा, ये एक्स लेगा, और बचा हुआ ये स्ट्रेट चेन और ये बेंजीन, ये एरोमेटिक रिंग में एक कपलिंग बना देगा। बेंजीन में कपलिंग बन जाएगा, ठीक है। याद रखना, कंडीशन जो है ड्राई ईथर है। वो वुड्स में भी होगा, अगर मैंने मिस कर दिया, शायद मैंने मिस कर दिया, वुड्स में भी ड्राई ईथर होगा, फिटिग में भी, फिटिग में भी ड्राई ईथर कंडीशन ही होगा। और ये जो रिएक्शन है 2NX होगा बाई प्रोडक्ट, और ये जो रिएक्शन है उसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन, इसमें भी ड्राई ईथर यूज होता है और सोडियम मेटल यूज होता है, ठीक है। ड्राई ईथर यूज करना है, सोडियम मेटल यूज करना है। सोडियम वो दोनों ही हेलोजन एलिमेंट्स को ले लेगा, और बाकी जो रहेगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, उनमें कपलिंग हो जाता है, उनमें एक बॉन्ड बन के वो दोनों जुड़ जाते हैं। ये हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक तो चीज हो गया सब्स्टिट्यूशन, यानी एक जाएगा दूसरा आएगा, सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल को हम लोग NU नेगेटिव से भी डोनेट करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है। एक होता है SN1 टाइप, एक होता है SN2 टाइप। तो देखेंगे एक एक करके। अगर हम लोग ASN1 के बारे में पढ़ेंगे तो ASN1 का फुल मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। वन मतलब यूनिमोलिकुलर। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली ऐसे होता है, लाइक सपोज हमारे पास एक हेलोएल्केन है RX, और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है।
अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, उसके ये न्यूक्लियोफाइल भी है तो वो चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट होगा, ये तो हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन ये जो अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसके अटैक करने से पहले ही ये जो न्यूक्लियोफाइल है, एक्स न्यूक्लियोफाइल, वो चला जाएगा, इसके अटैक करने से पहले ही ये एक्स चला जाएगा। क्या बन जाएगा? आर पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, आर पॉजिटिव बन जाएगा और वो एक्स नेगेटिव बन के वो चला जाएगा। अभी तक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही एक्स चला गया और आर पॉजिटिव छोड़ गया। और अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जब भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये आर एन यू बनेगा। पहले क्या था? आर एक्स था, अब क्या बना? आर एन यू बना। इसका मतलब जैसा कि शेप था वैसा ही बना, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और एक हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी याद रखना है, बट लेकिन वो SN2 के बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया SN1 के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे SN2 के बारे में, तो वो कैसे होता है? वो एक्चुअली में ऐसे होता है, देखेंगे। SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ठीक है। SN2 में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? RX रहता है, ठीक है। रुको, ये RX रहता है और न्यूक्लियोफाइल रहता है। अभी क्या होगा? पिछले वाले में SN1 में क्या हुआ था? न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही RX चला गया था, याद है ना? इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल सॉरी एक्स एलिमेंट, हेलोजन एलिमेंट पहले से ही नहीं जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? यहाँ से अटैक करेगा। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑलरेडी एक्स एलिमेंट है, वो तो उसको अटैक करने नहीं देगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद कुछ ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन बनता है जहाँ पे ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, इंटरमीडिएट में ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ठीक है। जहाँ पे एच अभी तक गया नहीं कंप्लीटली और एक्स अभी तक जुड़ा नहीं कंप्लीटली। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एन यू होगा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। रुको रुको, यहाँ पे एन यू होगा, यहाँ पे एक्स होगा। यहाँ पे होगा एक्स, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल अभी तक जुड़ा नहीं और एक्स अभी तक कंप्लीटली टूटा नहीं, तो थोड़ी देर बाद तो टूट जाएगा। फिर टूटने के बाद ऐसा फॉर्म आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आर ग्रुप। अभी देखो, पहले ऐसा था शेप आर एक्स का, अभी शेप बन गया ये वाला, ठीक है। तो मतलब इसमें इन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना इसमें क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें याद रखना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब पलट जाता है, शेप चेंज हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। अभी SN1 और SN2 तो समझ आ गया। SN1 में डायरेक्ट अटैक होता है,
SN1 में पहले से ही चला जाता है एक्स ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही। SN2 में न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही वो नहीं चला जाता, न्यूक्लियोफाइल आके थोड़ा सा अटैक कर देता है पीछे से, और उसमें SN1 में रिटेंशन होता है, SN2 में रिटेंशन नहीं होता है, उसमें इन्वर्जन हो जाता है। तो अभी हमको याद करने के लिए एक चीज है, वो है एक्टिविटी ऑर्डर, सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी मतलब कौन सा कंपाउंड SN1 करेगा, कौन सा कंपाउंड SN2 करेगा। यहाँ पे हम लोगों को 3 रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करना है। SN1 में CH3 सबसे कम, उसके बाद होगा जो बड़ा होगा, मतलब उससे थोड़ा बड़ा होगा चेन, वो उससे ज़्यादा, अगर 2 डिग्री रहेगा तो उससे भी ज़्यादा। ठीक है, और अगर 3 डिग्री रहेगा, अगर 3 डिग्री रहेगा तो उससे भी ज़्यादा होगा SN1 में, और SN2 में उसका ही उल्टा हो जाता है। SN2 में क्या रहता है, 3 डिग्री सबसे कम, ठीक है, इसमें 3 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री, इसका उल्टा SN1 में जो होता है उसका उल्टा हो जाता है SN2 में। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आने का चांसेस भी है, इस बार भी आने का चांसेस है। और एक लास्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना, वो होता है एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर। RF सबसे कम करेगा, फिर उससे ज्यादा RCl करेगा, उससे भी ज्यादा RBr करेगा, उससे भी ज्यादा RI करेगा। RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये अपने कॉपी में लिख लो और स्टार स्टार दे के रख दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो भी स्ट्रेट चेन का। अभी थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखेंगे हेलोएरिन वाला। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखेंगे हेलोएरिन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स का। वो कैसा होता है, वो एक्चुअली हमको सिर्फ एक ही याद करना पड़ता है, वही हम देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अभी थोड़ा हेलोएरिन वाला देख लेंगे। हेलोएरिन वाला अभी तक हम लोग ने सिर्फ स्ट्रेट चेन वाला देखा है, स्ट्रेट चेन वाला देखा है, अभी हेलोएरिन वाला देखेंगे। अगर हम लोगों ने ऐसा एक न्यूक्लियोफाइल सॉरी ऐसा एक हेलोएरिन ले लिया, क्लोरीन सपोज, ठीक है, उसमें अगर हम लोगों ने NaOH डाल दिया, ठीक है, 623 केल्विन तक हीट कर लिया और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक दे दिया, तब वो क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएगा OH से। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यहाँ से जो OH आ रहा है, यहाँ से OH ये क्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं, एक्चुअली इसमें भी थोड़ा इजी के लिए एक चीज़ है, मतलब अगर हम यहाँ पे एक NO2 ग्रुप दे देंगे, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप क्या करेगा, NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको खींचने की कोशिश करेगा, तो ये जितना ज्यादा खींचेगा Cl का बॉन्ड उतना वीक होता जाएगा और उतना इजीली ये OH उसको अटैक करके उसका जगह ले सकता है, तब उतना टेम्परेचर उतना प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक NO2 ग्रुप रहेगा और NaOH डालेंगे और सिर्फ
443 केल्विन डालेंगे। पहले कितना था, 623 केल्विन और 300 एटमोस्फियर प्रेशर। अभी सिर्फ 443 केल्विन प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं है, ये OH बन जाएगा। लेकिन NO2 भी तो सब्सटीट्यूटेड है, ये भी रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 NO2 होगा, तीन तरफ से खींच रहा है, ठीक है, नीचे से खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, यहां से भी खींच रहा है, तो ये क्लोरीन का बॉन्ड और भी वीक हो जाएगा, और इजीली OH उसको आके उसको आके Cl को इजीली सब्सटीट्यूट कर सकता है। तो सिर्फ थोड़ा सा गर्मी देने से, सिर्फ वार्म करने से ही, हॉट भी नहीं, सिर्फ वार्म करने से ही वो OH सब्सटीट्यूट होगा। लेकिन तीन जगह पे NO2 सब्सटीट्यूटेड होगा, नाइट्रो ग्रुप सब्सटीट्यूटेड होगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, याद रखना, पिक्रिक एसिड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ट्रिपल सब्सटीट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड। इसका आयुपेक नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, फेनॉल, ठीक है, ये याद रखना। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन सिर्फ एक ही हम लोगों को याद रखना है, वो है मतलब एक ही तरह का याद रखना है। क्लोरीन से OH आता है, क्लोरीन सब्सटीट्यूट होके NaOH में। सिर्फ तीन कंडीशन है, अगर ज्यादा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कम हीट कम प्रेशर में ही हो जाएगा, अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो ज्यादा हीट ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में हम लोगों को चार पांच याद रखना पड़ेगा। पहला है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब कोई भी हेलोजन एलिमेंट रहेगा, उसमें फिर से एक क्लोरीन एक्स्ट्रा अगर हमको डालना होगा तो क्या करेंगे। सपोज पहले हम लोगों ने एक हेलो एरिन ले लिया, वो क्लोरोबेंजीन ही ले लिया, क्लोरीन ऑलरेडी है एक, लेकिन उसमें हमको एक और क्लोरीन ऐड करना है, क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3 डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, दो पोजीशंस में आ सकते हैं, आइदर ये पोजीशन में आ सकता है और ये पोजीशन में आ सकता है। अगर सपोज ये सॉरी, अगर सपोज ये नीचे वाले पोजीशन में आएगा, सपोज यहां से आ गया क्लोरीन, तो ये ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ये जो पुश होगा वो कम होगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर साइड वाले में ही क्लोरीन आ गया तो ये दो क्लोरीन तो बहुत मतलब पास हो जाएंगे और ये पुश ज्यादा हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना, दो जगह पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, दोनों जगह पे आएगा, लेकिन एक होगा ज्यादा प्रोड्यूस, एक होगा कम प्रोड्यूस। ज्यादा कौन सा प्रोड्यूस होगा, नीचे वाले में, और कम कहाँ प्रोड्यूस होगा, ये वाले में। तो एक होगा मेजर प्रोडक्ट, एक होगा माइनर प्रोडक्ट, याद रखना, ठीक है। अब मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट ऐसा आएगा, क्लोरीन और AlCl3 जब हम डालेंगे तो ऊपर में तो क्लोरीन था ही एक, नीचे एक क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा साइड में, ऊपर तो एक था ही, साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लोरीनेशन में ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन आएगा, ब्रोमिनेशन, उसमें भी हम लोग एक हेलोएरिन ले लेंगे, ये हेलोएरिन है, उसका स्पेसिफिक नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक हेलोएरिन ले लेंगे, इस बार इसमें रिएजेंट कौन सा डालेंगे पता है, इस बार इसमें रिएजेंट डालेंगे ब्रोमीन वाला, Br2 प्लस FeBr3। फिर से वही होगा कि नीचे में सब्सटीट्यूट होगा एक,
साइड में सब्सटीट्यूट होगा दूसरा। नीचे में जब ब्रोमीन सब्सटीट्यूट होगा तो वो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और अगर साइड में ब्रोमीन सब्सटीट्यूट होगा तो वो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे नाइट्रेशन। क्या? नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप आएगा। नाइट्रेशन अगर हम करेंगे, वही क्लोरोबेंजीन लेके इस बार रिएजेंट तो अलग देना पड़ेगा, ब्रोमीन का नहीं, नाइट्रो ग्रुप का रिएजेंट देना पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप का रिएजेंट कौन सा है? नाइट्रो ग्रुप का रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे नहीं, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम देंगे तो कौन सा ग्रुप आएगा? NO2 ग्रुप आएगा। कहाँ आएगा? वही सेम पोजीशन, नीचे में आएगा और साइड में आएगा। नीचे में अगर आ गया तो वो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, साइड में आ गया तो वो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये हो गया नाइट्रेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे सल्फोनेशन, मतलब सल्फर आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, एक साथ आएंगे सब। वो कैसे होगा? पहले मैं ये रिएजेंट हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, इसमें क्या होगा? सिर्फ हमको देना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इस पोजीशन में आएगा SO3H। अगर नीचे आ गया तो मेजर, साइड में आ गया तो सॉरी साइड में आ गया तो माइनर। यहाँ पे आएगा SO3H। ठीक है। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट सल्फोनेशन का। फिर नेक्स्ट एक और करेंगे। नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसका नाम थोड़ा अलग है, उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम बड़ा है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप का होता है। पहला टाइप है फ्रीडल क्राफ्ट को, हाँ सिलेक्ट कर लेने दो, फ्रीडल क्राफ्ट CRAFT क्राफ्ट। एक होता है एल्काइलेशन, ALKYLATION, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है? ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये तो रहेगा ही, वही हम लोग वही रिएजेंट हर जगह यूज करेंगे। एल्काइलेशन में क्या होता है? एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप आएगा। कैसे आएगा? हमको ये रिएजेंट देना है CH3 प्लस एनहाइड्रस AlCl3। हमें सॉरी यहाँ पे CH3Cl देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे CH3Cl देना पड़ेगा और एनहाइड्रस AlCl3 देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा दो जगह पे, वही सेम 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 टाइप का ही होता है, दो जगह पे आएगा। ठीक है। क्या प्रोडक्ट आएगा? CH3 सब्सटीट्यूट होगा सिर्फ, CH3 और CH3। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रिएजेंट क्या क्या है? CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। उसमें से क्या आएगा? CH3 आएगा। कौन सी जगह पे आएगा? एक नीचे में आएगा, एक साइड में आएगा। ठीक है। कहाँ पे होगा? ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन में। ठीक है। फिर एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तो एल्काइलेशन हो गया, अब होगा एसाइलेशन। ये कैसे करते हैं देखेंगे, कैसे करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या आएगा? सिर्फ ये रिएजेंट चेंज होगा। एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन ये रिएजेंट होगा CH3OCl, सॉरी CH3COCl।
COCl, ये रिएजेंट चाहिए होगा, CH3COCl। और इसमें CH3, एल्काइलेशन में CH3 आया था ना, यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा OCH3, सॉरी COCH3, COCH3, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा COCH3। एल्काइलेशन में आया था CH3, एसाइलेशन में आएगा COCH3। फ्रीडल क्राफ्ट का दो ही रिएक्शंस है, नाइट्रेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। हमारा रिएक्शन पोर्शन यहीं पे खत्म। इलेक्ट्रोफिलिक टोटल कितना है? इलेक्ट्रोफिलिक है टोटल 6। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अभी प्रिपरेशन हो गया, रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हमको सिर्फ एक ही देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेंशन है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसे इफेक्ट होता है और किस चीज से इफेक्ट होता है। तो पहला पॉइंट तो है कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, इंक्रीज, सॉरी इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, इंक्रीज इन ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना है, ठीक है सर। ठीक है, जितना हम लोगों का वो ब्रांचिंग इंक्रीज होगा, वो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। जैसे कि अगर हम लोगों ने ये कंपाउंड ले लिया कि CH3 CH2 फिर CH2 और एक CH2 ले लेता हूँ, CH2 फिर हेलोजन एलिमेंट सपोज ब्रोमीन, ये ले लिया। इसका जो मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा किससे? अगर यहाँ पे एक ब्रांच आ जाएगा तो, जैसे कि अगर ये आ गया तो CH3 CH2 CH3, यहाँ पे ब्रोमीन, अगर ये आ गया तो जब जब भी ब्रांचिंग हो गया, ये देखो ये स्ट्रेच चेन हो गया, ये हो गया स्ट्रेच चेन, ये आ गया ब्रांच। जब ब्रांच आ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा ब्रांच हो गया, सपोज ये आ गया अगर CH3 C CH3 यहाँ पे भी चार ही है, चार ही कार्बन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया, ब्रांच हो गया, ज्यादा ब्रांच, जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसका थियोरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट है 375 केल्विन, इसका है 364, थोड़ा कम हो गया। इसका है 345 केल्विन, उससे भी कम हो गया। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और एक लास्ट में और एक चीज है कि ये तो हो गया इंक्रीज इन ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, ये हमको याद रखना है। लेकिन अगर सेम टाइप का ही है, सॉरी ये पॉइंट नंबर 1 होगा, मैंने इसको पॉइंट नंबर 2 डाल दिया, ये पॉइंट नंबर 1 होगा, ये पॉइंट नंबर 1 होगा, ये होगा पॉइंट नंबर 2। अगर साइज सेम है, इफ साइज सेम, इफ नंबर ऑफ कार्बन, मतलब साइज मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, हैलोजन एंड, अच्छा इफ लिख देता हूँ, एंड इफ हैलोजन elements are different, then
देन ये ऑर्डर फॉलो होता है। ऑर्डर है आर एफ का सबसे कम, फिर आर सी एल का, फिर आएगा आर बी आर का उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा आएगा आर आई का। मतलब यहाँ पे आर ग्रुप सेम ही होना पड़ेगा। अगर सी एच थ्री है तो सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री। अगर सी एच थ्री, सी एच टू है तो सब में सेम ही होना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ग्रुप डिफरेंस है, मतलब हेलोजन एलिमेंट डिफरेंस है, तो फ्लोरीन का सबसे कम आएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन का, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर उसके बाद आयोडीन का। तो हमें सिर्फ यही फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना था और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया। तो हम लोगों का रिएक्शंस हो गया, प्रिपरेशंस हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया। मैंने सिर्फ आप लोगों का नोमेनक्लेचर को नहीं कराया, क्योंकि वो नोमेनक्लेचर पोर्शन हम लोग क्लास 11 में ही कर लेते हैं और क्लास 12 में भी कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता है उसमें से। तो आप लोग खुद से वो आप घर में कर सकते हो। जिन लोगों का पढ़ाई अभी तक हो चुका है, अभी रिवीजन के लिए ये क्लास देख रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। और जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि ये नोट्स बना लो। इसके बाहर से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही कम है। और लेक्चर्स तो आता ही रहेगा, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं एक लेक्चर पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अल्कोहल फिनॉल करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, शायद उनको भी कुछ ज़रूरत हो गई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।